बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम हर रोज़ की तरह खबरें भी शामिल करेंगे और इसके साथ साथ हम कुछ मौजूदा सूरत हाल को भी डिस्कस करेंगे, अपने मेहमानों से भी आपकी मुलाकात कराएंगे। महंगाई बढ़ती चली जा रही है, लोग परेशान हैं और इस परेशानी का हल फ़िलहाल तो कोई नज़र नहीं आ रहा है। परेशान तो लोग रहेंगे ही अगर ये हालात रहेंगे। दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो भी अब कुछ समझ से बाहर होती चली जा रही है। रेंजर्स जो है उसको तैनात कर लिया गया, साथ ही दफ़ा 144 भी पंजाब असम्बली के गिरदोनवाह में लगा दी गई है। तो तमाम सूरत हाल हम आगे चल कर डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल आगाज़ करते हैं आज के शो का, आज की अच्छी बात से। अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, रमज़ान का महीना चल रहा है। देखना, इसमें क़ुरआन की तिलावत करते रहना, क़ुरआन की तिलावत करते रहना। हज़रत मौलाना ज़करिया अली रहमत ने अजीब बात लिखी, फरमाने लगे कि हमारे घर की वो ख़वातीन जो सारे घर का काम किया करती थी, वो भी रमज़ान में 10 पारों की रोज़ाना तिलावत कर ही लिया करती थी। मैं अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से इल्तिमास करूँगा, देखना रमज़ान के अंदर क़ुरआन की तिलावत का अहतमाम करते रहना। अपने भाइयों से भी इल्तिमास करता हूँ, क़ुरआन मजीद की तिलावत करते रहना। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन आमीन आमीन। जी तो नाज़रीन, आज की अच्छी बात आपने जान ली। इसके बाद जी खबरें हमारे पास क्या हैं वो डिस्कस करेंगे। टॉप स्टोरीज। पहली खबर, पंजाब असम्बली का अलामती इजलास, हमजा शहबाज वज़ीर आला मुंतखब। पंजाब एक और सियासी बहरान के दलदल में, स्पीकर ने वोटिंग से बचने के लिए पंजाब असम्बली सील करा दी। काबीना तहलील होने के बावजूद पुलिस तज़ब्ज़ुब का शिकार, सूबाई और वफाकी वज़रा को ताहाल शाही प्रोटोकॉल जारी। और डेंगू फिर से सर उठाने लगा, 230 मकामात से लार्वा बरामद। वेलकम बैक। इन हालात में डेंगू सर उठाए या फिर कोविड सर उठाए, यहाँ तो हर किसी को अपनी अपनी पड़ी है। तो पहली खबर की तरफ चलेंगे और खबरों को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर, असाइनमेंट एडिटर आमिर रजा खान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान कैसा गुजरा? अच्छा, बहुत अच्छा। दिन का तो बिल्कुल पता नहीं चलता है, एक के बाद एक खबर आ रही होती है, एक के बाद एक कमेंट्स आ रहे होते हैं, एक के बाद एक चीज़ें आ रही होती है। तो हम क्योंकि न्यूज़ से रिलेटेड लोग हैं, हमारे लिए तो ईद है कि आजकल इतनी खबरें, इतने कमेंट्स, इतनी चीज़ें जो आ रही हैं और फिर उसके ऊपर और यानी अब वो खबर की तलाश वाली सिचुएशन खत्म हो गई है, खबरें खुद ब खुद आ रही हैं। और उसके साथ साथ वो जो कहते हैं ना कि तड़का लगाना या किसी के ऊपर वो मसाला डालना, वो सोशल मीडिया काम कर रहा है। तो रोज़े तो बड़े बेहतरीन जा रहे हैं, ना सिर्फ मेरे बल्कि जब मैं मस्जिद जाता हूँ तो नमाजी जो हैं वो भी इसी बात को डिस्कस कर रहे होते हैं। नमाज खत्म होती है तो बाहर आ जाते हैं, बाहर आके फिर वो खड़े होकर आधा घंटा 1 घंटा जो है वो इस बात पर बहस करते हैं कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। ना किसी को महंगाई याद आ रही है इस वक्त, ना किसी को डॉलर की फिक्र है। मैं आपको सही कह रहा हूँ, जो लोग डॉलर्स में काम करते हैं उन बेचारों को फिक्र है इस वक्त। जो लोग बिल्कुल हैंड टू माउथ हैं उनको महंगाई की फिक्र है। मैं आपको सीधी बात कर रहा हूँ, जो आपका लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास जो हम लोग हैं, जिस तरह के लोग हैं, उनको इस वक्त महंगाई नहीं सूझ रही। उनको इस वक्त सूझ रहा है कि फलां ने क्या चाल चली और फलां ने उस चाल का क्या जवाब दिया, कौन सा मोहरा आगे बढ़ाया, कौन सा शाहरुख जो है वो मात करेगा। ये चीज़ें चल रही हैं, शतरंज चल रही है सियासत की, और सियासत की बसात पे जो कुछ हो रहा है ये पाकिस्तान के लिए। कल परसों से मैं तो रश्क कर रही हूँ कि मुझे क्यों नहीं ऐसी दोस्त मिली कोई। मतलब फरा गुज्जर तो बड़ी लकी निकली है, इतनी अच्छी दोस्त मिल गया। अब आयशा कह रही हैं जी अब आप न्यूज़ डिस्कस कर लें। चले जी, अब नाराज नहीं, फरा गुज्जर जो है वो अच्छी दोस्त नहीं है, उनकी दोस्त बहुत अच्छी है। मैं तो वही कह रही हूँ, मुझे इतनी अच्छी दोस्त उसके लिए फिर इतनी लकी मैं क्यों नहीं? उसके लिए फरा बनना पड़ता है और उसके बाद भागना ही पड़ता है। भागना भी पड़ता है। ये सब चीज़ें इधर ही रह जानी है। और मैं आपको बताऊँ, रमज़ान भी है और इसमें जो लोग इस तरह से भाग रहे हैं, आखिर कोई तो करप्शन की है।
तो गए हैं, अगर साफ सुथरे होते तो रहते यहाँ पे। तो ये इस बात को छोड़ दें। फरा गुज्जर अगर हम दुनियावी चीजों के बारे में ही सोचते चले रह गए तो फिर आखिरत की तैयारी जो है वो तो रह ही जाती है। 1,23,00,000 रुपए का बैग है सिर्फ वो। मुझे तो हर रोज बैग की कीमत में इजाफा जो है वो बढ़ता जा रहा है। आयशा मुझे मार देंगी, कह रही खबर पे आ जाए। चले जी खबर पे आ जाते हैं जी। पंजाब असम्बली का अलामती इजलास, हमजा शहबाज वजीर आला मुंतखब। अच्छा जी, ये अलामती हुआ है, असल में भी हो जाएगा, कितना वक्त लगेगा, ये हो क्या रहा है वैसे आमिर भाई? नहीं, असल में नहीं होगा। जिस तरह कहते हैं कि वो ज़र्फ वाले लोग चाहिए होते हैं, आपके सामने जो लोग मद्दे मुकाबल हों वो ज़र्फ वाले हों, तो आप कम डर गए। हाँ। डर भी गए, भाग भी गए, घबरा भी गए। इतनी बुज़दिली, ये 2-3 चीजें समझ से बाहर। मैं तो हैरान हूँ कि चौधरी परवेज इलाही साहब कैसा फैसला कर रहे हैं। इतना मंजा हुआ सियासतदान, इतने मंजे हुए, उनका पूरा फैमिली बैकग्राउंड सियासत के अंदर ऐसा है जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। यानी वो हमेशा मतलब उनकी सियासी बसीरत के लोग मिसालें देते हैं कि वो जी पावर के साथ चलते हैं और पावर के साथ उन्होंने कैसा फैसला किया, और उस फैसले के बाद जो उन्होंने उसके आफ्टर शॉक्स हैं वो जिस तरह के आ रहे हैं, जिस तरह से असेंबली सील कराई गई, जिस तरह से वहाँ हारदार तारें लगा दी गई, और मेरा ख्याल है ये किसकी आज या कल में उस पर करंट भी छोड़ दिया जाए। नहीं, ये परमिशन दी जाती है कि कौन इसका जिम्मेदार होता है? अब तो वो स्पीकर भी नहीं है। अब ये नहीं है कि वो स्पीकर हैं, क्योंकि जब उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करा दी वज़ीर आला के लिए तो वो स्पीकर नहीं रहे। उसके बाद अख्तियार डिप्टी स्पीकर के पास है। ठीक हो गया। और डिप्टी स्पीकर को भी असम्बली के अंदर नहीं जाने, यानी ऐसा स्टाफ वहां पे तैनात किया गया जो रियासत से ज्यादा एक शख्सियत का लायल या एक शख्सियत का वफादार है। ये सारा नुकसान है। जब आप इस तरह के सिफारशी लोगों को लगाते हैं तो उसके बाद वो जो कल्चर डेवलप करते हैं वो तादेर पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तानी अवाम को जो है वो भुगतना पड़ता है। और मैं ये समझता हूँ जो इस वक्त सूरत हाल है जिस पर आप भी कह रही हैं और जिस तरह सब परेशान हैं एक पाकिस्तानी होने के नाते, क्योंकि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ वो कुछ किया जा रहा है जो कभी किसी आमर ने भी शायद ना सोचा हो। बिल्कुल। और इस तरह से जो है कॉन्स्टिट्यूशन को आप कैसे वायोलेट कर सकते हैं, चाहे कौमी असम्बली है चाहे पंजाब असम्बली है। और सुप्रीम कोर्ट को आपने वादा किया एडवोकेट जनरल पंजाब ने कि कल इजलास होगा, वोटिंग भी होगी, और उसके बाद ये सूरत हाल पैदा हुई कि ना सिर्फ सील कर दिया गया बल्कि वहाँ पर अब रेंजर्स और एंटी राइड्स और वाटर कैनन सब बुला लिया। और समझ से बाहर है कि मुंतखब नुमाइंदे हैं। और जो अलामती इजलास जिसकी आप बात करें जिसमें हमजा शहबाज को उन्होंने एज ए अलामती वज़ीर आला बनाया, उसमें 199 वोट जो हैं उस खतून के जो कि स्पीकर का किरदार अदा करती उसके अलावा हैं, यानी उनको भी शामिल कर लिया जाए तो 200 वोट वहाँ बैठे हुए हैं। यानी पंजाब की अक्सरियत जो है वो इस वक्त हमजा शहबाज के साथ है, लेकिन एक हरदर्मी दूसरी जानिब है, एक जिद दूसरी जानिब है। अच्छा, आपने अक्सरियत बात की, मुझे तो कल जो तरीन ग्रुप और अलीम खान ग्रुप, वहाँ पर अलीम खान साहब, छीना ग्रुप भी था। हाँ, छीना ग्रुप, 3 ग्रुप हैं। मतलब आप देखें कि किस तरह खुल के हिमायत कर रहे हैं ये लोग। तो करनी थी, उन्होंने हिमायत करनी थी, उनके लिए तमाम रास्ते बंद कर दिए इस गवर्नमेंट ने। किसी के साथ फिर वो आप कहेंगे जी आयशा डांट रही है, अगर किसी को फायदा हुआ तो वो 2-1 खानदान हैं जिनको फायदा हुआ, और वो 2-1 खानदानों में से कुछ लोग बाहर चले गए हैं, कुछ बाकी जो रह गए हैं वो भी चले जाएंगे। ट्रांसफ़र पोस्टिंग से लेकर हर ओहदे तक जो है जो इल्ज़ामात हैं वो उसमें रिश्वत शामिल है। तो ये पैसा कहाँ तक जाता रहा है, किस किस के पास गया है और किस किस के पास अभी भी जा रहा है, ये सोचने की बात है। और इसकी जब इन्वेस्टिगेशन अभी तो ये सिलसिले जो है मजीद एक के बाद एक खुल के सामने आएंगे। अच्छा, मरियम साहिबा कहती हैं कि बुज़दार नाम का वज़ीर आला था, इसे किसी की फ्रंट पर्सन फराह चलाती थी। अब आमिर भाई, मैंने तो जैसे ये कहा ये चीज़ें मजीद खुल के सामने आएंगी। अच्छा, खुल के सामने तो आएंगी, लेकिन मरियम साहबा ने भी 3 साल के बाद जुबान खोली फराह के ऊपर। हाँ। ये सबको पता था। ये पॉइंट कल मैंने भी कहा कि पहले भी सब लोगों को पता था, सबको पता था फराह कौन है, क्या कर रही है। इवन वो जो हमारी खतून अव्वल हैं उनके साथ वो हर जगह मौजूद हैं, और हर जगह उनकी मौजूदगी, यानी निकाह से लेकर आज के दिन तक फरा जो है वो साथ हैं, फरा गुज्जर बिल्कुल, और वो साथ साथ जाती थी, वो एक लम्हे के लिए भी उनको अकेला नहीं छोड़ती थी। और वो किस तरह के फ़ायदे ले रही थी उस नाम के साथ शामिल करके अपने आप को
कि वो अलमान अब कहा जा रहा है कि जहाँ पे उनका घर था जी, पूरे इलाके उन्होंने पहले किसी को नहीं पता था कि वहाँ पर उन्होंने पूरे काम करवा दिए हैं, कारपेटेड करा दिए, वहाँ सारे हॉस्पिटल खुला दिए, वो उन्होंने अपने इलाके के लिए चले। अगर आपके पास इख्तियार हो तो आपको अपने इलाके के लिए जरूर काम करना चाहिए। ये मैं सारे जो अरकान असम्बली हमारी बात सुन रहे हैं, भाई सबसे पहले अपने हल्के को देखो, वहाँ के लोगों को कुछ सहूलत दे सकते हो तो दो। लेकिन फरा गुज्जर वाला मामला जो है वो ज़रा डिफरेंट है। फरा गुज्जर जो है उन्होंने वो पैसा जो कि उनके उस गांव का या उस शहर का राइट नहीं था शेखुपुरा के पास, वहां पे लगाया और उसके इर्द गिर्द जितने देहात थे उन सारों का फंड जो है एक ही देहात में लगा दिया। वो गलत है। आपको जब बांटना होता है तो आप सबको इक्वली तकसीम करते हैं और आप किसी के साथ भेदभाव नहीं रखते हैं कि ये मेरा गाँव है ये मेरा गाँव नहीं है। लेकिन फरा गुज्जर साहबा ने जो कुछ किया मैं समझता हूँ कि वो इमरान हुकूमत के ऊपर एक दाग है और करप्शन की ऐसी दास्तानें अभी सामने आने वाली हैं। चलिए 3 करोड़ रुपया आप ले रहे हैं डीसी लगाने का, एसी लगाने के पैसे ले रहे हैं, तहसीलदार लगाने के पैसे ले रहे हैं, नायब तहसीलदार के पैसे, पटवारी के पैसे ले रहे हैं। ये बहुत लंबी चेन है एडमिनिस्ट्रेटिवली जिनसे पैसे लिए गए हैं और उनको उनकी मर्जी की पोस्टिंग्स दी गई हैं। पहले पाकपतन का नाम आता था कि जी पाकपतन से आर्डर होता है और उसके बाद फिर ये गुजरांवाला का नाम आना शुरू हो गया कि गुजरांवाला से आर्डर अब आना शुरू हो गया क्योंकि मना कर दिया गया कि पाकपतन वालों अब आप बस करो, अब गुजरांवाले की बारी है। तो ये बारियां लगी थी नोट बनाने की और ये नोट बनते चले गए, इतने नोट बने लोगों की जेबें खाली आपने खुद ही कहा कि पर्स की रोज कीमत जो है बढ़ जाती है। तो मैं आपको बताता हूँ इसलिए कि डॉलर जो है वो रोज बढ़ रहा है। तो वो डॉलर्स में आपने मंतक समझा दी है, मुझे उसकी कीमत डॉलर्स में है। वो डॉलर्स में जब उसकी कीमत होगी तो वो लाजमी बात है उसकी कीमत बढ़ेगी। तो ये वो एयाशियां हैं जो आपके और मेरे महंगा पर्स पकड़ के आप उसको कैसे कहीं रखते हुए भी सोचते होंगे, मतलब ये वैसे हमारे गरीब आदमी क्या सोच रहा है, चले मैं आपका नाम नहीं लेता, लेकिन गरीब आदमी क्या सोच रहा है कि मेरी तनख्वाह से ज़कात कितनी बनती है बनती है मतलब हम लोग ये सोच रहे हैं इस वक्त बैठे, ये हमारे एक्चुअली मसाइल हैं, मसाइल हैं। हाँ। हम सोच रहे हैं यार ये जो पैसे हैं ये जो मुझे तनख्वाह आती है और मैं हर महीने खर्च कर आमिर भाई हमने आगे जाना है, अल्लाह ताला को जवाब देना है, हमने इन्होंने भी जाना है, सोच के ये इनकी गलत फहमी है। मैं आज सोच रहा था ये मेरा इतना जिस्म जो है ये अगर जहन्नम का, मैं इसलिए मोटा ताज़ा खाता पीता हूँ कि शायद ये जहन्नम की आग को मजीद भड़काएगी जब ये मेरे गुनाह साथ जाएंगे। अल्लाह ताला रहम करे। नहीं जब गुनाह साथ जाएंगे ना तो ये जिस्म जो है, ये जो खूबसूरतियाँ हैं, ये जो पर्स हैं, ये जो नेकलेस हैं, ये जो हार हैं, ये जो तोहफे में मिली हुई घड़ियाँ हैं जो हमने बेच खाई, ये सब कुछ जहन्नम में साथ जाएगा और ये ईंधन भरता चला जाएगा। ऐसी उसकी आग नाकाबिले बर्दाश्त नहीं होगी। वो नाकाबिले बर्दाश्त उसको देखने पे लोगों को वहशत तारी होगी, उसके आने की धमक सुन के लोगों को वहशत तारी होगी। लेकिन अभी आप जहाज़ के मज़े लें, आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाएँ, आप बड़े बड़े घर बनाएं, आप जो चाहें सरकार करें, आपको खुली छूट है क़यामत तक के लिए छूट है आप लोगों को। आप शैतान के ख्वारी हैं, वो कैद है इस वक्त और इसका मतलब ये है कि जो हम गुनाह कर रहे हैं वो सिर्फ हमारे पेटे पड़ेंगे, शैतान उसमें बेकसूर होगा। ये याद रखें, रमज़ान में जितने भी हैं, अगर गवर्नमेंट इतनी साफ़ और शफाफ है जिसका ये नारा लगाती थी, अगर इतनी सादक और अमीन है तो फरा गुज्जर को वापस लाएँ। आप फरा गुज्जर को वापस लाने की बातें कर रहे हैं, यहाँ सीएम साहब उनके हक में ट्वीट कर रहे हैं। सीएम साहब की हमदर्दियां क्यों इनके साथ हैं, वो मुझे समझा दें। दोस्त तो ये खातून अव्वल की हैं। हम तो बचपन में सुनते थे फलां बंदा फलां का फ्रंट मैन है, ये पहली दफा फ्रंट वूमेन देखी है। सही है। ये ऐसे लोग मतलब बात करते हैं कि ये फ्रंट वूमेन अगर थी तो ये कहाँ तक पैसा पहुँचाती थी या उसको वो बताती थी। और अभी तो बहुत सारे जब गवर्नमेंट जाएगी, क्योंकि अब इलेक्शंस होने हैं, अब ये जो हालात चल रहे हैं इसमें लगता नहीं है कि असम्बलियाँ दोबारा बहाल होंगी और ना ही सुप्रीम कोर्ट का मुझे कुछ ऐसा। अच्छा, मुझे ये जो मुल्की हालात लग रहे हैं आमिर भाई, ये पहले कभी ना सुने थे ना, बड़ा अजीब सा अपनी नौयत का एक हर चीज़ ही होती जा रही है, समझ भी नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। सबसे अफसोसनाक बात यह है अना कि हमने एक ऐसी नस्ल, एक ऐसी कौम बना ली जो शिकस्त पर भी जश्न मनाती है। सही क्या? जो इस बात पर जश्न मना रही है कि देखा हमने एक ऐसा सरप्राइज दिया कि हम मैदान से भाग गए। अब ये भागी हुई फौजों के जो चाहने वाले हैं वो आज के दिन तक जश्न मना रहे हैं। तो इसमें आप सोचें कि मुल्की हालात किस तरफ जाएंगे। नारे ये लगा रहे हैं और लोगों को धमका ये रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद एक दफ़ा ठंडे दिलो दिमाग के साथ बैठ कर सोचें कि भाई आपका वज़ीर आज़म मुकाबले से भाग गया
और उसने असम्बली तोड़ने की वो कोशिश कर ली, उसने सदर को भेज दिया। आपका जो नामजद वज़ीर आला है उसने पंजाब असम्बली को ताले लगा दिए, खारदार तारें लगा दी, उसके ऊपर वेल्डिंग करा दी और शायद आज के दिन करंट भी छोड़ दिया जाए क्योंकि उसके करीब भी ना आए। तो आप भाग रहे हो उस रजीम से जो कि आने वाली है। एक भी साल 1.5 साल का वक्त था, अगर वो आ भी जाते तो आपके साथ क्या होना था क्या नहीं था, लेकिन आपने आयन शिकनी जो है उसको आपने समझा कि हमारे लिए बेहतर है, हम बच गए कुछ दिनों के लिए, 10 दिनों के लिए, 15 दिनों के लिए, 20 दिनों के लिए, फिर क्या कर लेकिन तारीख में आपका नाम आयन शिकन के तौर पे लिखा गया। बिल्कुल। और ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि जिन्होंने 22 साल स्ट्रगल की और 22 साल के बाद इक़्तिदार मिला, सिर्फ 3.5 साल इक़्तिदार का मज़ा लूटा, फरा गुजर जैसी फ्रंट वुमेन बनाई और उसके बाद अब ये अंजाम है कि लोग आपको ता देर आयन शिकन के तौर पर जानेंगे। आप कभी आयन की बात नहीं कर सकेंगे, आप कभी महंगाई की बात नहीं कर सकेंगे, आप कभी किकबैक्स की बात नहीं कर सकेंगे, आप कभी इंसाफ की बात नहीं कर सकेंगे। आपने रिलीफ की बाटतें की, इंसाफ की बातें की, मैरिज की बातें की। कोई एक बात बताएं जो अना इन्होंने की और उसको इन्होंने निभाया भी है। कोई एक वादा यू टर्न से काम शुरू हुआ था और अब पता नहीं यू टर्न से अब कौन सा टर्न है, इसको कौन सा टर्न कहना चाहिए। अब ये मेरा ख्याल राउंड अबाउट है और ये राउंड अबाउट में अवाम बैठी है और हुक्मरान उसके गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। ये ज़्यादा अरसा चलेंगे नहीं, आप चकरा कर जो है वो गिरेंगे और जब गिरेंगे तो फिर आपको उठाने वाला फिर पकड़ ऊपर से होती है जी, वो गिरना जो है उस पर कोई उठाने वाला नहीं होता। हमने ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अगली खबर डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ ही रहिएगा। खुशामदीद, आपको एक बार फिर से ब्रेक के बाद कहेंगे। खबर हमारे पास है जी, स्पीकर ने वोटिंग से बचने के लिए पंजाब असम्बली सील करा दी। पंजाब एक और सियासी बहरान की दलदल में। हम कह रहे हैं कि ये जी बातें तारीख में लिखी जाएंगी, ये जो सब हो रहा है। आमिर भाई, इनसे कोई पूछेगा ये जो सब कर रहे हैं? देखिए, तारीख खुद पूछती है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं और मैं जब तारीख पढ़ता हूं तो उसमें किस तरह से मीर जाफ़र हैं, मीर सादिक हैं या इस तरह के और किरदार हैं। अगर आप बगदाद की तबाही का भी देखें तो उसके पीछे भी उसके वज़रा ही शामिल थे जिन्होंने सारा काम किया था। तो तारीख जो है वो खुद एक इबरत का निशान बनाती है इंसान को। इससे बचना चाहिए। आप अगर अपनी ज़िंदगी को बहुत स्मूथ रख लें और बहुत ज़्यादा तरीक़े सन्ना बनने की कोशिश करें तो मेरा ख्याल है आप बच जाए। वक्ती तौर पर आप बच गए कि आपने वो ताले लगा दिए, भाकर कुंडी लगा ली, ऊपर वो तखारदार तारें लगा दी, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा कि जब लिखा जाएगा 2022 के इस सेशन को तो लिखा जाएगा कि एक स्पीकर ने ना स्पीकर होते हुए भी अपने स्टाफ के ज़रिए ये सारा काम किया और इलेक्टेड लोगों को जो है वो उनको अंदर जाने ना दी गया, बल्कि जो मज़ारी साहब जो कि इस वक्त डिप्टी स्पीकर हैं उनको भी रोक लिया गया और जो करारदाद उनके खिलाफ जारी थी उसको भी रोक दिया गया। तो ये क्या लिखा जाएगा? मैं तो इस बात पे अफसोस कर रहा हूँ कि आपकी सारी सियासत, आपकी सारी जद्दोजहद, आपकी सारा वो क्रेडिट जो आप हमेशा लेते रहे एक पॉजिटिव सियासतदान के तौर पे, वो सारे का सारा बदल गया। मतलब मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ। मैं पसंद करता था कि परवेज़ इलाही जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब बने। अब ज़ाती तौर पर मैं बात करता हूँ कि मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ के साहब के बाद अगर कोई इंसान पंजाब को चला सकता है तो वो चौधरी परवेज़ इलाही हैं। लेकिन जिस तरह की हरकत कल हुई उसके बाद मुझे अपने दिमाग के साथ इस वक्त जंग लड़ना पड़ रही है। दिल और दिमाग दोनों जो हैं जंग कर रहे हैं कि क्या ये वही परवेज़ इलाही हैं जिन्होंने हमेशा सियासत में रवादारी, सियासत में मुफाहमत, सियासत में अच्छा और मुस्बत किरदार अदा करने की बात की है। क्या वो आज उस ज़हनी हालत तक पहुँच गए जो मरकज़ में हमें नज़र आई, जिसके तहत आयन शिकनी की गई? क्या ये भी उनके तक चले गए? कभी मैं मानता हूँ, कभी मेरा दिल कहता है नहीं, अभी भी हैं लोग जो हैं वो अच्छे लोग हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये पंजाब की सियासत का स्याह दिन है जब लोगों को असम्बली के अंदर, उन मुंतखब लोगों को जो कि करोड़ों वोटों के साथ मुंतखब हुए, उनको अंदर नहीं जाने दिया। 200 लोग थे फ्लैटीज में कल। हाँ, बिल्कुल। यानी वाजिया है कि आपकी शिकस्त थी। बिल्कुल ऐसे। और आप उससे कैसे भाग रहे हैं, अंदर से कुंडली लगा रहे हैं। भाई, ये रेंजर्स और एंटी राइट फोर्स बुलाई गई है, 500 गज के इतराफ दफा 144 नाफिज कर दी गई है। मतलब ये सब
क्यों करने की देखिए जरूरत पड़ेगी? अब ये तो उनको खदशा ये था कि शायद ये कुछ बड़े जत्थे के साथ आएंगे हंगामा राई ना और हो हंगामा राई ना हो जाए, तो इसके लिए ये तो बेहतर, चले ये तो हिफाजत के लिए आते हैं लोग, ये बेहतर है। अफसोसनाक बात ये है कि जो हमारी हुक्मरान जमात थी PTI, कल उनके बहुत सारे लोगों के मुझे भी मैसेज आए कि हमने अफ्तारी भी रखी हुई है साथ। उन्होंने कहा मोटा बंदा अफ्तारी सुन के ही आ जाएगा। उन्होंने कहा जी अफ्तारी भी रखी है, आइए प्रोटेस्ट करें। पहले ये जोहर टाउन में कर रहे थे अल्लाहू चौक के पास, फिर वहाँ से इन्होंने शिफ्ट किया उसको माल रोड के ऊपर। कितने लोग आए, यानी 20-25 लोग। बिल्कुल। इमरान खान साहब कहते हैं D चौक पे निकले, मैं खुद आऊँगा। सारे वुज़रा मौजूद थे और 500 से ज़्यादा लोग नहीं थे। आप देखिए आपकी पार्टी किस जानिब जा रही है। इस पार्टी के 4 हिस्से तो हो गए, अभी तो ये सुनने में आ रहा है कि बुजदार ग्रुप भी बन रहा है। अगर वो भी बन गया तो आप सोचें कि इस पार्टी का पीछे क्या रह जाएगा। मतलब एक खान रह जाएगा और खतून अव्वल रह जाएंगी और शायद फवाद चौधरी रह जाएंगे, मुझे लगता है। और फरा भी भाग गई। फरा भी भाग गई, फरा भाग गई। ये वैसे इस तरह कहना नहीं चाहिए, मतलब फरा गुज्जर पूरा नाम लेना चाहिए। हाँ। फरा बहुत सारी हुई और मेरी फेवरेट एक्ट्रेस थी फरा खान इंडिया की। बिल्कुल। अच्छा जी, हम अभी आमिर भाई मुस्लिम लीग काफ और PTI के अरकान की जानिब से दोस्त मजारी के खिलाफ बिशारत राजा और दीगर के दस्तखत से अदम एतमाद जमा कराई गई। वही हथकंडे हैं ना ये। वह उन्होंने देखा कि जब डिप्टी स्पीकर जो है वो इजलास सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के मुताबिक इजलास बुलाने पर तुल गए हैं, तो उनके खिलाफ भी एक करारदाद जमा करा दी गई ताकि वो इजलास ना बुला सकें। गवर्नर ने मना किया चॉइस सर्वर ने कि मैं गैर आईनी काम नहीं करूंगा, तो उनको भी हटा दिया, सैक कर दिया गया। अच्छा, आप एक के बाद एक लोगों को जो आपके अपने लोग हैं उनको मुखालफ किए जा रहे हैं, तो आप कैसे अवाम से सपोर्ट हासिल कर लेंगे? अवाम क्या इतनी ही जाहिर बात है, एक इम्पैक्ट क्या जा रहा है, आपके जितने क्लोज लोग थे सब साइड पे होते जा रहे हैं। अवाम देखें, अवाम इन सियासतदानों से ज्यादा बेहतर सोच रही है। उन्होंने आपको जो वोट दिया था वो तब्दीली के लिए क्यों दिया था? ताकि वो चाहते थे कि मुल्क के हालात बेहतर हों। वो आपसे ज्यादा और हमसे ज्यादा मुहिब वतन है। वो लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान के हालात ठीक हों, हमारे हालात ठीक हों, हमें 50 लाख नौकरियां मिलें, कोई 1 करोड़ घर मिले, लोगों को खाने का मिले। शुरू करते क्यों लोगों के जख्मों पे नमक नहीं, वो जो उन्होंने घर देने तो वो खुद बेचारे बेघर हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो ये कौन है? अलीम खान कौन है? सबसे बेहतरीन दोस्त आपसे अलग हो गए। ना सिर्फ अलग हुए बल्कि उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुझे वो वर्ता हैरत में डाल दिया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सही बात है। उन्होंने कैसे ये फरा गुज्जर वाला मामला भी ज्यादा उन्हीं की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बाहर आया। चॉइस सर्वर ने कहा मेरे पास बहुत सारे राज मौजूद हैं, आप क्या कहते रहे चौधरी परवेज इलाही के मुतल्लिक, बुज़दार के मुझे नहीं समझ आती। अब सारे इंकशाफात कर रहे हैं, पहले यही लोग आमिर भाई साथ मिलके चल रहे थे ना, तब इनको मुल्क से मोहब्बत नहीं थी, तब ये अपने लोगों के बारे में नहीं सोचते थे। अब तो सबके सब जो है, अब कॉल उनके कि जी उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने इमरान खान साहब को, अब अलीम खान साहब ने जो वजाहतें दी उसमें उन्होंने कहा मैंने मैसेज किया, मैंने उनसे कहा कि ये पैसा इधर जा रहा है, ये पैसा इधर जा रहा है। उनके जो रिटर्न में मैसेज आए वो भी मेरे पास महफूज हैं। चॉइस सर्वर साहब का भी यही बात है, उन्होंने भी ऐसी ही बात की। तो मेरा ख्याल है कि खान साहब को समझाना चाहिए कि ज़्यादा मैसेजिंग ना करें क्योंकि इससे पहले वो जो गुल्ला लई थी उनके पास भी मैसेजेस थे, फिर ब्लैकबेरी आप करें खान खान के पास चला गया, फिर चॉइस सर्वर साहब ने कहा मेरे पास बहुत सारी चीज़ें महफूज हैं और अब अलीम खान कह रहे हैं कि मैसेजेस मौजूद हैं। तो मोबाइल जो है मैंने लिखा भी था कि मोबाइल खान साहब से ले लिया जाए, इस पर बहुत ज़्यादा मैसेजिंग करना शुरू हो गया है। कम इस्तेमाल करें जी। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे हमारे साथ। तो अगली खबर हमारे पास क्या है जी? काबीना तहलील होने के बावजूद पुलिस तजब्जुब का शिकार है। सूबाई और वफाकी वज़रा को ताहाल शाही प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। ये वो शाही प्रोटोकॉल है जिसका दावा किया गया था कि लेना ही नहीं है और अभी तक ये प्रोटोकॉल दिया असल में वो हुकूमत पता नहीं तब्दील हुई है या नहीं हुई, हमें ये समझ नहीं आ रही। अच्छा, लोग इस बात से भी परेशान हैं कि वज़ीर आला हैं भी या नहीं है कि नहीं है। हाँ। उस चक्कर में है। और सिर्फ ये पुलिस नहीं, बाकी डिपार्टमेंट भी इसी तरह से है क्योंकि बुज़दार साहब अभी तक वज़ीर आला हैं, चाहे वो उनकी हैसियत अगले 8-10 दिन में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इसके बाद वो वज़ीर आला है। काबीना जो है वो टूट चुकी है और वज़रा से गाड़ियाँ लेते लेते अभी टाइम लगेगा क्योंकि ये वापस करने वाले नहीं होते खुद ब खुद। ये अगर अब मैं पता नहीं क्या लफ्ज़ बोलूँ, अगर इतने ये वो वाले होते तो वज़ीर ना होते या तर्जुमान ना होते। तो इनमें वो इस चीज़ की कमी है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ।
तो इनको इनमें ज़रा शर्म हया कम ही होती है, मतलब नाम इस तरह का ले सकता हूँ, इनमें शर्म हया कम होती है। ये खुद से वापस करने वाले नहीं है, जो आएगी रजीम वो इनसे वापस लेगी। पुलिस क्यों परेशान है, मुझे ये बात समझा दें। देखिए पुलिस को पता नहीं चल रहा है कि कौन वजीर है कौन नहीं है। हाँ। अब कोई वजीर नहीं है इस वक्त। पुलिस को अगर समझाने की बात की जाए तो इस वक्त पंजाब में कोई वजीर नहीं है और कोई तर्जमान नहीं है, सिर्फ एक वजीर आला है और उसके ऊपर एक गवर्नर हैं जो मौजूद हैं उमर अच्छा आमिर भाई, अभी जो हमें मजमूई तौर पर मुल्क की सूरत हाल लग रहा है, एक जंगल का सा कानून है, वो अंधेर नगरी चौपट राज है, जिसका जो दिल कर रहा है वो कर रहा है। ये सारा कुछ जो है ना ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आ गया। मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट जो है वो अगर कोई ऐसा फैसला कर दे जिसमें उनका तारीख में नाम सुनहरी रूप से लिखा जाए और आइन को प्रोटेक्ट कर लिया जाए, आइन से हटकर फैसला ना किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि लोग तमाम गुज़िश्ता फैसले जिन पर लोगों को इतराज़ात रहे हैं, होता है बिल्कुल इतराज़ रहता है, हम लोगों को भी रहता है, अपनी अपनी राय देते हैं लोग किसी भी फैसले के मुतालिक, लेकिन इस वक्त जो आवाम की नब्ज़ है वो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है बिल्कुल कि वो उसको किस तरफ लेकर जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट को मेरा ख्याल है अब उस नज़रिया ज़रूरत को दफन कर देना चाहिए जो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर्स की पैदावार है, उन PCOs को दफन कर देना चाहिए जिन्होंने जजेस को कोई नेक नामी नहीं थी और आज वो जजेस जो हैं शायद बाहर बैठे हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, वो पाकिस्तान में रह भी नहीं पाते। सारे का सारा मामला मरकज़ में सुप्रीम कोर्ट के पास, और आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पंजाब का फैसला है वो हाई कोर्ट में कर दिया जाए। तो सारा के सारा बार जो है, सारे के सारा जो जिम्मेदारी है वो इस वक्त कोर्ट्स में है, जो कि नहीं जानी चाहिए थी। ये फैसले असम्बली के अंदर होने चाहिए थे, ऐवान के अंदर फैसले होते तो कभी सुप्रीम कोर्ट तक ना जाते। ईरान में दाखिले मना कर दिए गए हैं तो वहाँ क्या फैसला? अब कोर्ट्स में जाएंगे ना, तो कोर्ट्स में वकील जो हैं वो खड़े होंगे और बहुत सारी जो अब इतने वकील हैं इतने खड़े कर दिए जाते हैं ताकि जो केस फैसला है वो लेट से लेट और तखीर से तखीर का शिकार होता चला जाए। और वो जो कल बिलावल साहब ने भी बात की कि जस्टिस डिनाई, वो बिल्कुल सही बात है। और आप जितना इंसाफ में तखीर करेंगे वो इंसाफ ना देने के बराबर हो जाती है, क्योंकि उसके आप ऊपर फैसलों की लेयर्स जो हैं वो चढ़ा दी जाती हैं। एक फ़ैसला किया गया कि कासिम सूरी साहब ने अदम एतमाद ख़त्म कर दी, उसके ऊपर एक और लेयर चढ़ाई गई कि आपने असम्बलियत तो तहलील करने की रिक्वेजिशन भिजवा दी सदर को, उस पर सदर ने उसी वक्त जो है एक नया लेटर लिख दिया, फिर उसके ऊपर वो नाम, तो ये लेयर्स हैं एक के बाद एक, इनको खोलते खोलते इनकी गिरे खोलते खोलते टाइम लगेगा। वो टाइम ही गवर्नमेंट चाह रही है। वो अपने बयानिए में अब अवाम के पास क्या लेके जाए, उसके पास कुछ रहा नहीं। क्या इमरान खान साहब महंगाई का बयानिया लेकर जाएंगे? क्या इमरान खान साहब पेट्रोल की कीमतों और बिजली के बिलों का बयानिया लेकर जाएंगे? अब कुछ भी नहीं है लेके जाने के लिए आमिर भाई, आइन भी नहीं गा। हाँ, बिल्कुल उनके पास तो ये भी नहीं है कि मैं आइन का पासदार हूँ, मैं आईने पाकिस्तान का वफादार हूँ और मैं आईने पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक चल रहा हूँ। ये वो फैक्टर है जो इनको अभी समझ नहीं आ रहा। उनके साथ जो उनके इस वक्त के मुशीरान हैं वो उनको बगावत पर उकसा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि इमरान खान साहब जो कि एक यूथ की आवाज़ हैं, थे भी और हैं भी, वो रहें, वो इस पाकिस्तान की सियासत में रहें, वो पाकिस्तानी सियासत में जद्दोजहद का इस्तिआरा हैं, वो सच्चाई का इस्तिआरा है, वो इंसाफ का इस्तिआरा है। वो बात के अब सच्चाई और इंसाफ आमिर भाई, मैं अब देखें जो बाकी लोग हैं वो और किसी ब्रेक लगा ले, नहीं तो मैं ब्रेक ले लूंगी। ये आपने बहुत गलत बातें कर दी हैं। मैं तो बिल्कुल सच्चाई का इस्तारा भी कह दिया, इंसाफ का इस्तारा भी कह दिया। इस्तारा का है, मैंने कब कहा कि वो सच्चाई के पैकर हैं? मैंने कब कहा इंसाफ के पैकर करें आप ना प्लीज। अच्छा चले, इस्तारा नहीं कहते उसको तो फिर क्या कहेंगे? हमने कुछ कहना नहीं, सच्चाई और इंसाफ का नाम तो जोड़ना ही नहीं ना इनके साथ। चले जी, यू टर्न का इस्तारा। हाँ, ये मान लेती हूँ, ये मानने वाली बात है। ब्रेक ले लेते हैं, हमने ब्रेक के बाद वापस आना है। तो जी कुछ शहर की मौजूदा सूरत हाल, डेंगू के लिए जो हमने देखा जी कार्रवाइयाँ हो रही थी, अब नहीं हो रही। एक बार फिर से डेंगू सर उठाने लगा है तो मसला बढ़ सकता है, क्योंकि अगर एहतियात ना की, हल तो एहतियात ही है। टीमें कौन लगाएगा, ड्यूटियां कौन चेक करेगा, सवाल ये है हमारा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। खबर क्या है? डेंगू एक बार फिर से सर उठाने लगा है और 230 मकामात से लार्वा बरामद हुआ है। ये मेरे ख्याल से अलार्मिंग सिचुएशन है। जी आमिर भाई।
अलार्मिंग तो है सिचुएशन, लेकिन अभी अगर इस वक्त में जबकि खुश्क मौसम चल रहा है, कितने अच्छा हो गया बारिश हुई तो बहुत तेज है, हाँ जी, अच्छा खासा वक्त हो गया। और इस दौर में भी अगर डेंगू लार्वा सर उठा रहा है तो इसका मतलब है ये लार्वा बहुत बड़े पैमाने पे है जिस पर किसी की नजर लोग नहीं। और अब एसी भी सब लोगों के चलना शुरू हो गए, मेरे ख्याल से वहां से ये प्रॉब्लम हो सकती है। रूम कूलर से नहीं हो सकती है, रूम कूलर का पानी पानी जमा आपको रहता पता है चलता है, हाँ ये भी है, पानी चलता है, अच्छा, तो ये पानी क्योंकि ऊपर खस पे जाएगा, खस से वापस गिरेगा, फिर नीचे से उठाया जाएगा, कुछ वाइब्रेट हो जाएगा, कुछ आप रोज उसमें नया पानी डालेंगे, वहां पे नहीं है। अच्छा, ये तो ये कहते हैं कि जहाँ बारिश का पानी जमा होता है, गमले में होए, चमचे में होए, वहां पे भी डेंगू पैदा हो सकता है। फ्रिज के ट्रेज हैं उसके अंदर भी, जो फ्रिज के नीचे ट्रे होता है पानी वाला, उसके नीचे भी डेंगू आ जाए तो डेंगू पैदा हो सकता है उसके अंदर भी। लेकिन असल बात यह है कि अभी बारिशें नहीं हैं, अभी मौसम जो है ना आए, लेकिन इस वक्त क्योंकि ना कानून और आइन की अमलदारी अमलन नहीं है, बातों में होएगी, शायद अल्फाज में मौजूद हो, अखबारात में, टीवी में मौजूद हो, लेकिन आपको नज़र नहीं आती है, तो कोई अफसर काम करने को भी तैयार नहीं है। अकेला कमिश्नर है, उसको आपने 36 जगह पर फंसाया होता है, कभी आप उसको भिजवा रहे होते हैं जी रमजान बाजार, तमाम इंतजामी मामलात उनके जिम्मे है ना, तो क्या क्या कर लेंगे? तो ये मामला जब तक उनके जिम्मे रहेंगे तो इसी तरह से चीज़ें जो हैं वो चलती रहेंगी। बेहतर यही है कि अब इस शहर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, एडमिनिस्ट्रेटिवली 2 डीसी लगा दिए जाएँ, उसके ऊपर एक कमिश्नर हो और वो डीसीज अपने अपने इलाके का काम करें। 2 हिस्सों में अगर हो जाएगा तो मेरा ख्याल बेहतर इंतजाम हो जाएंगे। लेकिन डेंगू वाला मामला जो है वो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और मेरी पिछले दिनों एक सरकारी अफसर से गुफ्तगू हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि डेंगू के मामले, नाम नहीं मैं बताऊंगा, उन्होंने कहा कि डेंगू पे इतने लोग मरे कि हम गया, सारे का सारा मामला महंगाई में दब गया और डेंगू वाला मामला ऊपर ही नहीं आया, और गवर्नमेंट की कोई तैयारी नहीं थी। वो खुद कह रहे थे कि गवर्नमेंट की कोई तैयारी नहीं थी इसके ऊपर कि डेंगू के ऊपर कोई वार्ड्स बनते, कोई लोगों को अलर्ट किया जाता, कोई टीमें जाती, कुछ ये होता, ले दे के वो एक कमिश्नर रह जाता है और वो उसकी टीमें जो हैं वो मुतहरक होती हैं, लेकिन वो कितना हो जाएंगी, लोगों में अवेयरनेस नहीं आई उसकी मतलब, सेंसिटाइज नहीं किया गया शहरियों को। तो अभी मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर इस गर्मी में डेंगू लार्वा मौजूद है तो ये आने वाले दिनों में जब बारिशों का सीज़न होएगा ये ऐसे फैलेगा कि ये कोरोना से ज़्यादा ख़तरनाक होगा। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये उस सरकारी अफसर के जो बहुत बड़े अफसर हैं उनके अल्फाज हैं कि ये ऐसे फैलेगा, ये वो चीजें हमारे कंट्रोल में। बुज़दार साहब के बस की बात नहीं है। बुज़दार साहब आप फरा गुज्जर का पता करें कहाँ हैं, आप उसके हक में बयान दें और देखें आप खुद को खुद सामने ला रहे हैं। अगर आप फरा गुज्जर के हक में बयान चलवा रहे हैं, सही बात है, तो आप क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? वो गई, वो पूछें जी कौन किसने किया, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि बुज़दार साहब क्यों हिमायत कर रहे हैं। बुज़दार साहब को मेरा ख्याल है वो जो अलीम खान साहब ने इल्ज़ाम लगाए मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन बुज़दार साहब को उसकी शर्म खाई जा रही है उन इल्ज़ामात की, और उस पर वो फरा गुज्जर के डेंगू से कहाँ हम फरा गुज्जर को वापस आ गए। आज घूम फिर के हालात ऐसे हैं हालात ऐसे कि हमें घूम फिर के वापस जो है उनकी तस्वीर भी बड़ी अच्छी आई है फरा गुज्जर की, वो जो पीला सूट पहन के जहाज में बैठी हुई है, हाँ पर्पल कलर का वो बैग रख के अपने सामने, बैग की फिर कीमत आ जाएगी। चलिए जी हम इस खबर को वाइंड अप जलाने बुझाने के लिए वो बड़ी जबरदस्त तस्वीर है। सही बात है। अच्छा जी अगली खबर है, पहले से रजिस्टर्ड गाड़ी मालिकान की बायोमेट्रिक तस्दीक करवाने का फैसला। आमिर भाई इन्होंने अलहदा लोगों को घुमा के रखा है, यकीन माने हर रोज एक नया फैसला आ जाता है और लोग परेशान। पता नहीं ये महकमा चल कैसे रहा है, मुझे तो इसकी समझ नहीं आती। ये पैसे बना रहा है असल में। इन्होंने नमूना नंबर प्लेट्स देनी थी। मैं आपको शहर में ऐसी गाड़ियां दिखाता हूँ जिनको 3-3, 4-4 साल हो गए, उनके अभी तक नमूना नंबर प्लेट्स नहीं पहुंची। ये नमूना गैर नमूना के झंझट से तो खुद नहीं, तो बेचारे गैर नमूना ना लगाए तो क्या करें? अगर वो अप्लाइड फॉर ही चलाते नहीं तो गाड़ी उठाई जाएगी उनकी। ऐसे ही है। तो बेचारे क्या करते हैं, वो नंबर क्योंकि अलॉट हो जाता है, प्लेट नहीं मिलती है उनको नमूना वाली। अब उसमें किसका कसूर है? पैसे तो ये ले लेते हैं फौरन। प्लेटें धड़ी बड़ी पड़ी हैं, इन्होंने खिला दिया, पैसे खिला दिए कोरियर कंपनीज को जिन्होंने बगैर लोगों को प्लेटें पहुंचाए वापस और हमने एक्साइज ऑफिस की छत पे दिखाया किस तरह से हजारों की तादाद में प्लेट्स पड़ी। बिल्कुल ऐसे ही। और अभी ये कह रहे हैं कि जी जो पुराने गाड़ी मालिकान है वो भी आके बायोमेट्रिक्स कराएं, ये नया एक झंझट होएगा। सही कह रही हैं, आपने परेशान लोगों को परेशान करने का मामला है। सिर्फ आप बना दें शहर में को 50 सेंटर बना देना कि जी आप जाते हुए अपने ऑफिस जाते हुए, अपनी दुकान पे जाते हुए, अपने स्कूल पे जाते हुए, अपने कॉलेज में जाते हुए रास्ते में से ही आप करवा सकते हैं कि रास्ते में एक छोटा सा कैंप लगा हुआ है जिसमें 2 बंदे मौजूद हैं, बायोमेट्रिक सिस्टम मौजूद है। एजेंट्स जो हैं वो कैसे अपनी दिहाड़ियां लगाएंगे। अब वो बायोमेट्रिक कराने के लिए आपको लाइनों में लगना पड़ेगा, लाइनों में लगेंगे तो फिर आपको सिफारिशें ढूंढनी पड़ेंगी, सिफारिशें नहीं चलेंगी तो फिर आपको
वो सिफारिश ढूंढनी पड़ेगी जो कि हर जगह चल जाती है। वो फरा गुज्जर से लेके आमिर रजा तक पैसे चल जाते हैं। अपना नाम साथ शामिल कर लिया मैंने। आयशा भी आज कह रही है क्यों आमिर भाई घूम फिर के वहां पर आ रहे हैं भाई, वो आप बैग की जेलसी है भाई। सच्ची बात बताऊं, बेगम को एक बैग पसंद आया था और मैं बात टीवी पे कर रहा हूँ, मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं उसको ले देता। उसने कहा कि ये बैग मुझे पसंद है, अगर लेके देना है तो मुझे ये गिफ्ट दे दे। तो मैंने उस वक्त उसकी तरफ देखा, मैंने कहा तेरे पास अगर कार्ड में पैसे हैं तो ले ले, मेरे में हिम्मत नहीं है। तो वो कोई महंगा बैग नहीं था। मैं अभी बता देता हूँ आपको, बैग की कीमत बता देता हूँ। वो 11,000 कुछ रुपए का था जो मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा। वो 11,000 कुछ रुपए मुझे अगले 1 माह में चलाने थे। कहीं गोश्त लेना था, पेट्रोल लेना था, सब्जी लेनी थी, दाल लेनी थी। तो मैं कैसे एक बैग, ये आमिर भाई हमारे मसाइल हैं, ये हमारे इश्यूज हैं, ये हमारी सोच है, ये है। अब ये जहाँ तक मामला होगा तो इंसान को फिर अगर आपकी वो बेगम जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, जिस पर आप जान निछावर करते हैं, उसके लिए फिर आपको कुछ बुजदार बनना पड़ेगा कुछ। अच्छा जी, आपने भाभी को बैग भी ना लेके दिया, लेकिन ये जो प्यार मोहब्बत और ये जिक्र ये आपने दिल जीत लिया। मेरी वो जिंदगी है भाई, दिल जीत लिया। यानी उसके बगैर मेरी जिंदगी का तस्वर नहीं। सच्ची माशाल्लाह माशाल्लाह, सच्ची बात इस तरह से। और शादी के बाद एक रात के लिए भी हम, एक दिन के लिए भी हम जुदा नहीं हुए। वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला से तमाम चीजें आपकी इस तरह से रखे, इसी तरह से हंसते मुस्कुराते रहे। लेकिन अब कल के शो में हमने फरा गुज्जर की बात नहीं करनी, वो यहाँ पे मैंने कहा शायद आप कहने लगे कल के शो में फरा गुज्जर मेहमान है। नहीं, हम उसको यहीं पे वाइंड अप कर देते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हेडलाइंस जानिए, शो में दोबारा से हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। आज के दिन की मुनासबत से आज है जी 7 अप्रैल और वर्ल्ड हेल्थ डे आज मनाया जा रहा है। तंदुरुस्ती कहा जाता है हज़ार नेमत है, बिलाशुबा तंदुरुस्ती से बढ़कर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आप सेहतमंद हों तो आपको दुनिया की हर चीज़ खूबसूरत भी लगती है, रंगीन भी लगती है। यकीन माने, अगर थोड़ी सी भी आपकी तबीयत ख़राब हो और आपको बेड पे लेटना पड़ जाए, अजीब किस्म की उकताहट होती है, कुछ अच्छा नहीं लगता, अपने इर्द गिर्द वाले लोग अच्छे नहीं लगते, तो दुआ हमेशा ये कीजिए कि अल्लाह ताला आपको सेहत वाली ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। इससे बढ़कर दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। हम वैसे तो रोज़े भी रख रहे हैं, इबादत भी कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों से दुआ ये है कि अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, सबके लिए तंदुरुस्ती वाली, सेहत वाली ज़िंदगी की दुआ कीजिए। लेकिन अब आ जाते हैं आज के दिन की तरफ। ये दिन क्यों मनाया जाता है, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं आज के दिन डिस्कस करना, क्या चीज़ें आप तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसके लिए स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। तारुफ कराना चाहूँगी जी, कार्डियोलॉजिस्ट हैं प्रोफेसर डॉक्टर बिलाल ज़करिया साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप? थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये दिन क्यों मनाया जाता है, क्यों इसकी ज़रूरत महसूस हुई, कितना ज़रूरी है आज के दिन लोगों के बारे में बात करना, उनकी सेहत को जिक्र करना, उनकी सेहत के बारे में? देखिए, ज़रूरत इसलिए है कि हमें एक तो लोगों को सेहत की वैल्यू का एहसास दिलाया जाए, उनको अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि सेहत कितनी ज़रूरी है और क्या चीज़ें वो बग़ैर दवा खाए अपने लाइफस्टाइल में, अपनी डाइट में चेंज करके वो अचीव कर सकते हैं। दूसरा, प्रिवेंशन, बीमारियां जो क्रॉनिक बीमारियां हैं लाइक डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, इसके साथ वैस्कुलर डिजीज़ हो जाती हैं, जो गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, आँखें ख़राब हो जाती हैं, उनको होने से रोकने का हमें एहसास दिलाना है लोगों को, क्या वो एहतियाती तदाबीर करें जाके इन बीमारियों से बच सकें। और तीसरी बात ये कि हम लोगों को अवेयर करें कि मैनेजमेंट, इनके इलाज, नई चीज़ें जो आई हैं उनके बारे में उनको पता चले कि ये अद्वियात और ये टेस्ट अवेलेबल हैं जिनसे इनकी तकलीफ़ अगर हो चुकी है तो उसको मॉनिटर कैसे किया जाए। सो इट्स बेसिकली अवेयरनेस, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट के नए तरीके जो इनको लोगों को अवेयर किया जाए। सही, हम कहते हैं तंदुरुस्ती बहुत बड़ी नेमत है, कैसे तंदुरुस्त रहा जा सकता है। आजकल तो हर किसी ने भी पसंद के खाने और बाहर जाके खाने खा रहे हैं, ज़्यादा खा के अपने आप को इतना आप अपनी सेहत पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और ये ज़्यादा खाना ही आपके लिए वबाले जान बन जाता है। असल में डॉक्टर साहब, तंदुरुस्ती है क्या? देखिए, तंदुरुस्ती बेसिकली ब्रॉडर डेफिनेशन ये है कि आप जो अपनी ज़िंदगी में इन टर्म्स ऑफ अपनी रोज़ी रोटी के एफ़र्ट्स, अपनी फैमिली लाइफ और अपनी जो सोशल लाइफ है, उसको किस तरह अपनी
मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक गुजार सकें, जिसमें सेहत की ख़राबी आड़े ना आए। और उसमें सबसे ज़रूरी है कि हमें पता हो क्या चीज़ें सेहत ख़राब करती हैं। जैसे आपने जिक्र किया खाना, देखिए ज़िंदा रहने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए ज़िंदा तो नहीं रहना चाहिए ना। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अब रमज़ान है, लोग रोज़ा तो रख लेते हैं, पर एट द एंड रोज़ा सारी कसर निकाल देते हैं। हाँ, तो मसला ये है कि दीज थिंग्स डोंट हेल्प। देखें, अब बहुत ज़्यादा वेस्ट में इंटरमिटेंट फास्टिंग का जिक्र हो रहा है रमज़ान के अलावा। दे आर कॉन्शियस के 8-10 घंटे फाका करने से सिस्टम जो है उसको मौका मिलता है कि वो रीसेट कर सके अपने आप को, ताकि हम बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। तो इसलिए ये चीज़ें जो हम जनरली लोगों के साथ जिक्र करते हैं, एज ए डॉक्टर, एज हेल्थ एडवाइज़र, वी नीड टू टेल देम, बार बार हमें एहसास दिलाना चाहिए कि डॉक्टरों से बचने का तरीका ये है कि ये चीज़ें करें, और बीमारियों के लिए दवा खाने से बेहतर नहीं, दवा से पहले आदमी इलाज कर ले उनका। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी है। तंदुरुस्ती को डिफ़ाइन करना ये है कि अपनी ज़िंदगी को ऐसे गुजारना है कि आपकी जो डे टू डे रूटीन्स हैं उसमें ख़राबी सेहत आड़े ना आए, और अपने टारगेट्स जो आपने सेट किए हुए ज़िंदगी के लिए, अपनी लाइफ के लिए, वो आसानी से अचीव कर सकें। ये बड़ा ज़रूरी है। ये बच्चों को भी एहसास दिलाना चाहिए। हेल्थ एजुकेशन स्टार्ट फ्रॉम स्कूल। या बड़ों को पढ़ाना ज़रा मुश्किल है, छोटों को बताना, उनका लाइफस्टाइल ये मॉडिफाई कर देना चाहिए। उनको समझाना चाहिए कि बीमार होने से बहुत बेहतर है कि आप अस्पताल ये चीज़ें अपनाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, सेहत और तंदुरुस्ती जुड़ी है आपके रोज़मर्रा के उठने बैठने से, खाने पीने से, आपका लाइफस्टाइल क्या है? तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होता है? क्या रिकमेंड करना चाहेंगे आप हमारे नाजरीन को कि कैसे दिन का आगाज़ करें, पूरे दिन में क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए, खाना का टाइम कौन सा होना चाहिए, खाने में शामिल क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले ज़रूरी ये है कि वन हैज़ टू डिवाइड, दिन को डिवाइड करें कि कितना सोना। एक एवरेज एडल्ट को 6 से 7 घंटे की नींद होनी चाहिए उसकी। ठीक है। दिन शुरू किया तो सबसे पहले नमाज पढ़ी, फिर थोड़ा सा सैर करनी बहुत ज़रूरी है। एक तो आपको स्टेमिना बॉडी का सस्टेन करते हैं, और दूसरा ये वज़न मेंटेन करने में हेल्प होती है, और दूसरा कोई ख़राबी इवॉल्व हो रही हो सिस्टम में तो सबसे पहले सैर पे पता चलती है। सांस फूलना, सीने में बोझ होना, या टांगों में दर्द होना, या किसी को तकलीफ़ मैदे की है तो वो सुबह के वक्त ज़्यादा नुमायाँ होती है। सब नाश्ता हमारा असूल है, और होना भी चाहिए कि नाश्ते में आपकी जो फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा लें, फल सब्ज़ियाँ, ये चीज़ें खाएं। फ्राइड चीज़ें, बहुत मैदे की अशिया, बहुत ज़्यादा मुरगन ग़ज़ा मत खाएं। मील साइज़ का ये है कि नाश्ता चूँकि हमारी दिन की एक्टिविटी से पहले होता है, तो इसमें हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए नाश्ता होलसम होना चाहिए, मुनासिब अच्छी मकदार में। फिर उसके बाद लंच अगर करते हैं तो लंच उससे छोटा होना चाहिए, और लंच में भी ये है कि आप कुक चीज़ें ज़रूर खाएं, मगर बहुत ज़्यादा ऑयली फ्राइड चीज़ें, मसाले वाली ग़ज़ा, फास्ट फूड वगैरह कंज्यूम ना करें। और तीसरी बात कि खानों के दरमियान आप जो हम लोग खाते रहते हैं उसको ज़रा रोकना चाहिए, बिकॉज वो अकाउंट फॉर नहीं होता। वो हमें याद नहीं रहता हमने क्या खाया था, और वज़न बढ़ रहा है। जी क्यों बढ़ रहा है? इसलिए कि खानों के दरमियान खाया हुआ इज़ फुल ऑफ कैलोरीज। यूजुअली कोई समोसा खा लिया, कबाब खा लिया, कभी कोई फास्ट फूड ले आया, कोई खा लिया, तो उससे आपकी सारी डेली रूटीन फूड के ख़राब हो जाती है। अब देखिए 9 to 5 जॉब्स हैं, शाम को घर आए, घर आके आप खाना जल्दी खाएं, और दूसरा ये कि आपका सोना जो है दैट हैज़ टू बी एटलीस्ट 2 घंटे खाने के बाद। रात का खाना शुड बी द स्मॉलेस्ट मील ऑफ द डे। सबसे बड़ा नाश्ता, दरमियाना लंच दरमियाना मकदार हो, और रात का खाना स्मॉलर हो और जल्दी हो, और सोने से कम 1.5-2 घंटे पहले हो। बहुत सारी लिक्विड डाइट, शोरबे वाली चीज़ें, बहुत पानी या शरबत या ऐसी अशिया जो सूप्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें रात को नहीं लेनी चाहिए, ख़ास तौर पे मिडिल एज एल्डरी लोगों को, क्योंकि मैदा विदेश स्लो हो जाता है। तो खाना जब लेट हो या नमाज़ पढ़ो तो खाना आगे नहीं गया होता, तो वापस
रिगर्जिटेट वापस हाँ, जाता है बिल्कुल खाने की नाली में, एंड दैट क्रिएट्स, जहाँ जलन होती है, मुंह का जायका ख़राब होता है सुबह उठो। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं कि हम मिकदार को टेपर करें ड्यूरिंग द डे। खाने में चोकर वाली और फाइबर वाली अशिया, फल सब्जियां ज़्यादा हों। कुक्ड फूड ज़रूर खाएं, मगर मसालेदार और बहुत ज़्यादा फ्राइड ऑयली मुर्गन मत खाएं, फास्ट फूड मत कंज्यूम करें। और तीसरी बात है, सैर को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। और चूँकि 9 to 5 मोस्टली जॉब लोग करते हैं, इसलिए ये नहीं मैं कह सकता दोपहर को आराम करें, मगर नींद अपनी ज़रूर रात को पूरी करें। ये नहीं कि रात को 2 बजे सोएं और सुबह फिर फजर के वक्त उठ जाएं, तो फिर नींद ना पूरी हो तो सिस्टम जो है वो कोप नहीं कर सकता इतनी सारी डेली रूटीन लाइफ के साथ। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने बता दिया कि लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। हम क्या समझते हैं कि गोश्त बहुत ज़्यादा खाना हमारे लिए हेल्दी है, सब्जियों से वैसे दूर होते जा रहे हैं। ख़ास तौर पे मैं लाहौरियों की बात करूँ तो ये तो लोगों ने रूटीन बना लिया ना कि आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी रूटीन में मीट का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए। आपके ऐसा है? ये देखें, मीट का इस्तेमाल होना चाहिए, प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स तो हैं बॉडी की, मगर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मीट, बीट रेड मीट और वाइट मीट फ्राइड सूरत में, वो आपकी सेहत के लिए इसलिए नहीं अच्छा, बिकॉज यू सी प्रोटीन और फैट कंजम्पशन जो है वो आपके सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करती है इन टर्म्स ऑफ डाइजेशन। इसलिए सब्जियां, फल वगैरह या हल्की खुराक जो कुक चाहे हो मगर मसालेदार बहुत ऑयली ना हो, वो आपके सिस्टम को एक तो डाइजेस्ट करने में हेल्प होती है। दूसरा ये कि आपकी जो ऑप्टिमल रिक्वायरमेंट्स हैं कैलोरीज़ की, वो सब्सटेंशियली मीट कर लेती हैं अगर आप भूख का 70 से 80% खाएं। पेट भरना बहुत ज़रूरी नहीं और है। ये तो सुन्नत भी है जी कि आपको भूख रख के हमेशा खाना चाहिए, बिल्कुल। आप तंदुरुस्त भी रहते हैं। खैर, अब मैंने डॉक्टर साहब से पूछना है, ब्रेक पे फिलहाल जाना है। जब वापस आएंगे तो क्यों हर दूसरा बंदा, बहुत सारे यंग हमें लोग नज़र आते हैं जो हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं, जो डायबिटीज़ का शिकार हैं, जो हार्ट डिजीज मुब्तला होते चले जा रहे हैं। कहाँ से बात शुरू होती है, कहाँ तक पहुँच जाती है, क्या वजूहात हैं, हमने इनसे बचना कैसे है? और खुदा न खास्ता जो इसमें मुब्तला हैं, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं फिर आपकी पूरी ज़िंदगी तक साथ चलती हैं, इलाज इनका कैसे साथ साथ करवाते रहना है, इलाज के साथ आपने प्रिवेंशन पे कितनी तवज्जो देनी है, परहेज़ किस तरह करना है, इस पर बात होगी। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आते हैं हमारे साथ में। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर बिलाल ज़ितिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, क्यों हर बंदा हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है? डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, बहुत सारे नौजवान इसका शिकार हैं, क्यों? देखिए साहब, सबसे ज़रूरी बात है, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ अ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हमारी रेस की, और इसके साथ बदएहतियाती की इंतहा है, जिसमें खुराक की बदएहतियाती, वज़न बढ़ने की खुला छूट है, जितना मर्जी बढ़ा लो, और दूसरा इनकी स्ट्रेस, लैक ऑफ एक्सरसाइज, हर वक्त टारगेटेड लाइफ, लोगों की मुश्किल हो गई ज़िंदगी, तो उसमें लोग अपनी सेहत के साथ भी शॉर्टकट्स ढूंढते हैं कि ये मैं कर लूँगा तो ये ठीक हो जाएगा। बात ये है कि देखिए, अपने जिस्म के लिए कुछ टाइम निकालना चाहिए। खाना खाते हुए, जैसे हम फास्ट फूड का लफ्ज़ ही इसलिए फास्ट फूड आया कि आप काम करते हुए खाना खा लें। मसला ये कि ये बिल्कुल गलत बात है। खाने के लिए वक्त होना चाहिए, सुकून से खाना खाएं, कुछ 15-20 मिनट, आधा घंटा, उसके बाद ब्रेक लें। देखें, सबसे ज़रूरी बात कि हमारी फास्ट फूड्स जितने हैं या घर में जो खाने हम घर से अपना लोग लेके जाते हैं लंच, उसमें यूजुअली फ्राइड चीज़ें होती हैं या सॉल्ट रिच चीज़ें होती हैं, नमक का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। नहीं तो बाज़ार से लोग चिप्स लेके खा लेते हैं, नहीं तो बाज़ार से कोई ऐसा मीट की पोर्शन मंगा लेंगे विच इज़ फुल ऑफ ऑयल एंड सॉल्ट, दैट डजंट हेल्प योर ब्लड प्रेशर। क्योंकि काम लोग करते हैं, ऑब्वियसली रोज़ी रोटी लोगों ने कमानी है, इसमें बैठे रहते हैं, खाना खाया, बैठ गए, काम किया, वज़न बढ़ रहा है। वज़न जब बढ़ रहा है तो ये रिस्क फॉर हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ बढ़ रही है। एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन तो ऑलरेडी है। दूसरा, आपकी स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, फिज़िकल स्ट्रेस के साथ भी हेल्प नहीं करती ब्लड प्रेशर को। हम कई दफ़ा यंग लोगों को देखते हैं जो कि इट इज़ अनइमेजिनेबल कि आज से 20 साल पहले एक
20s में या 30s में आदमी हाई ब्लड प्रेशर के साथ डॉक्टर के पास आए। अब ये कि वी फ्रीक्वेंटली सी लोग जो हेडेक के साथ आते हैं, जिनको चक्कर आ रहे होते हैं, या हिस्ट्री जब लेते हैं पता चलता है कि बहुत ज़्यादा काम बढ़ा हुआ जी, स्ट्रेस बढ़ी है, टारगेट अचीव नहीं हो रहे, और उनका एट द एंड ऑफ द डे उनका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। इम्प्लीकेशन ये है, देखें अपना लाइफस्टाइल, जैसे पहले बात हुई, लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना चाहिए। अपनी वर्क रूटीन्स ऐसी बनाएं जिसमें थोड़ा सा इमोशनल और फिज़िकल रेस्ट शामिल हो और सैर का एलिमेंट हो, और खुराक जो है उसके लिए टाइम रखना चाहिए ताकि सुकून से अपनी खाना खाए, और ग़ज़ा ऐसी खाए जिसमें फ़ाइबर का इस्तेमाल बेहतर हो, फल सब्जियों का इस्तेमाल बेहतर हो। बहुत सारी कुक्ड चीज़ें, मसालेदार चीज़ें, नमक से भरी हुई चीज़ें, हमने ऑयली चीज़ें नहीं खानी। और देखिए, स्मोकिंग इज़ अनदर रिस्क फैक्टर। आप स्मोकिंग जब ऐड कर लेते हैं विद रिस्क फॉर हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़, देन यू डेवलप सो मेनी अदर प्रॉब्लम्स, लाइक आपके दिल की शिकायत होने की रिस्क बढ़ जाती है, आपकी गुर्दों की कैफियत ख़राब होने की रिस्क हो जाती है। एंड इसके अलावा पीपल बिकॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर और ये प्रेडिस्पोजिशंस, उनकी सिम्टम्स बड़े वेग से होते हैं जब हमारे पास आते हैं। एक एंड पेन्स हो रही हैं जी, स्ट्रेस हो रही है, गर्दन कंधे दुख रहे हैं, फिर हम उनको कहते हैं कि यार ब्लड प्रेशर चार्ट बनाओ, अपनी डाइट मॉडिफाई करो, हफ्ते का चार्ट सुबह शाम का बना के लाओ, फिर हमें पता चले कि क्या तुम्हारे साथ हो रहा है। तो इम्प्लीकेशन यहाँ ये है कि हम थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल को, जैसे पहले जिक्र हुआ, मॉडिफाई करें, डाइट को मॉडिफाई करें, अपनी वज़न को कंट्रोल करें, सैर के लिए टाइम निकालें। यही वाहिद हल है जी अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने का। डॉक्टर साहब, अब जिनको हाई ब्लड प्रेशर का इशू है, जिनको डायबिटीज़ का इशू है, हार्ट का इशू है, क्या फिर ज़िंदगी इन्हीं के साथ गुजारनी पड़ती है? इनका कोई परमानेंट हल नहीं होता? देखिए, बात यह है कि दीज आर इनक्योरेबल कंडीशंस। कंडीशन स्टेबलाइज हो जाएगी दवाओं के साथ, एहतियात के साथ, पर इन द फर्स्ट प्लेस उस तकलीफ़ को होने ना दिया जाए। अगर आपकी प्रीडिस्पोजिशन है, फैमिली हिस्ट्री है ब्लड प्रेशर की या दिल की शिकायत की या शुगर की, तो पहले से एहतियात करें, मीठा नशास्ता कम खाएं, सैर करें, वज़न कम कंट्रोल करें। पर ये चीज़ें अनफॉर्चुनेटली हम लोग प्रीएम्प्ट नहीं करते। हम जब तकलीफ़ हो जाती फिर हम कहते हैं हो गई मुझे। मसला ये है कि इसको तकलीफ़ होने से 5 साल पहले ही कंट्रोल करना शुरू कर देना चाहिए। सही। और बहुत ज़रूरी है कि देखें, प्रिवेंशन, जितनी आपका सिस्टम, जितना बड़ा अच्छा सिस्टम हो हेल्थ केयर का, जब तक आप प्रिवेंशन नहीं करेंगे, बीमारियों के साथ कोप नहीं कर सकता। एट द एंड ऑफ द डे मरीज़ जो बन गया वो मरीज़ है, अब अस्पतालों के और डॉक्टरों के चक्कर लगाता रहेगा। तो बेहतर नहीं कि आप पहले से ही इसका इंतज़ाम कर लें कि आपको लाइफस्टाइल बदलें, खुराक बदलें, सैर करें, काम की रूटीन बदलें, स्ट्रेस कम लें, और थोड़ा सा अपनी जो रिस्क फैक्टर, अपना प्रोफाइल खुद पता होता है, मेरे फैमिली में क्या क्या बीमारी है, मैंने इनसे बचना है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? एहतियात ही इसका एक वाहिद हल होता है। डॉक्टर साहब, मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वाले? देखिए, मैसेज सबसे ज़रूरी है कि हम अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें। लाइफस्टाइल का मतलब ये है कि रूटीन, अपनी डे की रूटीन को ऐसा करें कि आप सैर उसमें शामिल करें, खुराक आपकी फाइबर रिच, फल सब्जियां शामिल हों, फास्ट फूड शामिल ना हों, और तीसरी बात ये, काम की रूटीन में थोड़ा सा खाने के लिए ब्रेक लें। थोड़ा नमाज, जैसे हम कहते हैं, हम पढ़ते हैं, नमाज के बाद थोड़ी सी खाने की अगर ब्रेक करते हैं, उससे आप इमोशनली भी बेहतर महसूस करते हैं, फिज़िकली भी बेहतर महसूस करते हैं। खाना, लंच सबसे बड़ा, ब्रेकफास्ट सबसे बड़ा होना चाहिए, लंच दरमियाना, और रात का खाना जल्दी और छोटा होना चाहिए, और सोने से कम 2 घंटे पहले हो। ठीक है। और सैर रेगुलर करें, रोज़ नहीं होती, हफ्ते में 4 दिन करें तो सही ना। अगर आप इस लाइफस्टाइल को लेकर चलेंगे तो इंशाल्लाह आप तंदुरुस्त, सेहत भी आपकी अच्छी रहेगी, और तंदुरुस्ती से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। तो प्लीज़ इस पर कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिए। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से शो में कहेंगे। वर्ल्ड हेल्थ डे के हवाले से हम बात कर रहे हैं, और मकसद बार बार डिस्कस करने का क्या है कि हम चाहते हैं आप तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें और अच्छे से ज़िंदगी गुजार सकें। तो इस दिन के लिए थीम क्या रखा गया है, मकसद क्या है, मैसेज क्या है? डॉक्टर सोमिया हमारे साथ हैं और आज के दिन का स्पेशल मैसेज वो हमें दे रही हैं। जी दिखाइए। और दुनिया भर में 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के तौर पर मनाया जाता है।
यानी सेहत का आलमी दिन। और ये दिन इसलिए ज़रूरी है ताकि हम लोगों को अवेयर कर सकें कि सेहत जो एक बहुत बड़ी नेमत है, आपने इसका ख्याल रखना है। इस दफ़ा इस साल की जो थीम है वर्ल्ड हेल्थ डे की, वो है आवर प्लैनेट एंड आवर हेल्थ, यानी जो हमारे इर्द गिर्द की फ़िज़ा है वो कैसे हमारी सेहत पर असरअंदाज होती है। तो जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसका साफ़ होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए आपको ट्री प्लांटेशन या क्लीन ग्रीन पाकिस्तान की तरफ जाना है, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा जब पौधे लगाएंगे तो वो ऑक्सीजनेशन को बेहतर करते हैं, हवा को साफ़ करते हैं, और आप एक सेहतमंद सांस हवा में जब सांस लेते हैं तो आपको बीमारियां होने के चांसेस कम होते हैं। इसी तरह जो पानी आप इस्तेमाल करते हैं वो भी कोशिश करें कि आलूदा ना हो, उसको उबाल कर पीजिए, क्योंकि बहुत सी बीमारियां जिसमें कॉलरा है, टाइफॉइड है, हेपेटाइटिस है, ये गंदे या आलूदा पानी की वजह से फैलती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे मुल्क में जिनकी शरह बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिसमें शुगर, ब्लड प्रेशर की बीमारी शामिल है, और फिर ये दिल और फालिज के मसले का बायस बनती हैं। सो आपने, अगर आपको कोई अलामात नहीं भी हैं, क्योंकि ये साइलेंट डिजीज़ेस होती हैं, डायबिटीज़ भी और हाइपरटेंशन भी, और अलामात तब जाहिर होती हैं जब डिजीज़ एडवांस हो गई होती है, तो ज़रूरी है कि 40 साल की उम्र के बाद आप ज़रूर स्क्रीनिंग कराइए अपनी शुगर के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए। अपने ब्लड प्रेशर को गाहे बगाहे चेक कराते रहें, और शुगर के लिए भी सिंपल से टेस्ट हैं, ब्लड के टेस्ट, जो आपको बता देते हैं कि कहीं आप बॉर्डर लाइन शुगर या जिसे हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं या डायबिटीज़ के मर्ज़ में लाहक तो नहीं है, और आप इसका बरवक्त इलाज करके कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। इसके अलावा प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, हम हमेशा कहते हैं, और सेहत में प्रिवेंशन का बहुत रोल है। और प्रिवेंशन में इम्पॉर्टेंट है कि हम जो डाइट ले रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं, खुराक है, उसमें एहतियात करें। हम देखें कि हम क्या खा रहे हैं, सब्जियों और फलों को ज़्यादा इस्तेमाल करें, प्रोसेस्ड फूड को कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि ये अनहेल्दी होता है। जंक फूड को अवॉइड कीजिए और एक बैलेंस्ड डाइट लीजिए। जो लोग किसी बीमारी में मुब्तला हैं वो अपने इलाज और मौलिद से मशवरा कीजिए कि उन्हें किस तरह की डाइट लेनी चाहिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि एक एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाइए, वॉक करें, रेगुलरली एक्सरसाइज करें, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करें, ताकि आपकी जो फिज़िकल स्ट्रेंथ है वो भी बेहतर हो और आपका वज़न ना बढ़े। अगर आप वज़न मुनासिब रखेंगे तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। इसके अलावा स्मोकिंग या तंबाकू नोशी एक बहुत बुरी आदत है जो सेहत पर बेइंतहा मुज़र असरात मुरतब करती है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो वादा कीजिए इसे क्विट कर दें। अगर आपके इर्द गिर्द लोग स्मोकिंग करते हैं तो उन्हें भी डिस्करेज करें, क्योंकि सेकेंड हैंड या पैसिव स्मोकिंग भी आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। और अपनी नींद का ख्याल रखें, अपनी नींद के आवर्स को पूरा करें ताकि आप एक फ्रेश फीलिंग के साथ सुबह उठें। और अभी रमज़ान का महीना है तो एक्टिविटी थोड़ी सी हमारी चेंज होती है रूटीन से, तो कोशिश करें कि नींद को पूरा रखिए, ताकि नींद वो अमल होता है जिसमें बॉडी रिपेयर करती है अपने आप को। तो अगर आपकी नींद या स्लीप आवर्स पूरे होंगे तो आप एक फ्रेश फीलिंग से उठेंगे और आपका मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा। गर्मियों के रोज़े हैं, पानी की कमी ना होने दें, लंबे रोज़े हैं और गर्मी के हैं, सो पानी इफ्तार से सहर के दौरान अपना पूरा करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर सोमिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ज़बरदस्त मैसेज दिया आपने, बहुत सारी चीज़ें बताई हैं जो कि हेल्दी लाइफस्टाइल का हिस्सा हैं और हमें अपनानी है और हम सेहतमंद रह सकते हैं। अच्छा जी, डॉक्टर सोमिया ने तो हमें बता दिया कि जी आपको अपना लाइफस्टाइल कैसा रखना है, तो वर्जिश का और वॉक का बार बार तमाम डॉक्टर्स जिक्र कर रहे हैं, रिकमेंड कर रही हैं, तो आज की हेल्दी टिप हमने शामिल करनी है। हम तो आपको बताते ही हैं कि आपने हेल्दी कैसे रहना है, घर में कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ब्रेक के बाद हम आपसे शेयर करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक, और अब शामिल कर लेते हैं आज की हेल्दी टिप। जी, तो रहमान की तरफ चलेंगे, हमें एक्सरसाइज आज की बताएंगे और आपने ये चीज़ें प्रैक्टिस करनी है घर में ताकि आप भी अपनी हेल्थ का ख्याल रख सकें। ओवर टू यू रहमान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रहमान अब्बास, लाइफ कोच। यस, आज के प्रोग्राम बड़ा इंटरेस्टिंग है और क्या कर रहे हैं, जहां फैट स्टोर होती है मैं वो एरिया बताऊंगा। इतने प्रोग्राम्स हम करते हैं, हम इसको इग्नोर कैसे कर सकते हैं। यस, आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि एब्डोमिनल सर्किट ट्रेनिंग कौन सी है। आप पेट बढ़ गया है, इसको कम कैसे करना है। सर्किट ट्रेनिंग स्पेशली अगर बढ़ता है तो उसको एक नॉर्मली पुश हिट देनी पड़ती है, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग प्लान। ये आज का प्रोग्राम एक इंटेंस
सर्किट ट्रेनिंग है। सर्किट ट्रेनिंग मीन्स के वन ट्रेनिंग आप करते हो ब्रेक लिए बगैर, दूसरी ट्रेनिंग, देन तीसरी, और एक प्रॉपर्ली जितना भी सर्किट है, 3 का है 4 का है, वो आपने एक प्लान के साथ करना है। 1 नो ब्रेक, 2 नो ब्रेक, 3 नो ब्रेक, 4 3 या 4 अप टू यू कि जितना आप करते हैं। देन उसके बाद आपने ब्रेक ली, इसको कहते हैं सर्किट ट्रेनिंग, क्योंकि मीनिंग आपको पता होनी चाहिए कि सर्किट ट्रेनिंग है क्या। ब्रेक लिए बगैर 2 3 4 एक्सरसाइजेज आपने करनी है, फिर उसके बाद आपने ब्रेक लेनी है। तो चलें आज एब्डोमिनल को कम करने चलते हैं, लेकिन साथ अपनी डाइट का भी ख्याल रखना। ये ना हो कि खाना पीना चलता रहे और पेट हम कैसे कम होगा, कभी भी नहीं कम होगा। आपको लगता है कि मेरे पास कोई मशीन है कि जिसमें मैं अपने आप को फिट कर लेता हूँ? नो, आई डू। मैं खुद भी बहुत वर्कआउट करता हूँ, लेकिन आपको बताने के लिए साथ साथ बोलता हूँ ये वर्कआउट मैं खुद भी करता हूँ और इफेक्टिव वर्कआउट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, हमें मैट चाहिए, मैट मेरे पास है, आपके पास भी होगा, अगर नहीं तो एक फोम का पीस आप रख सकते हैं, जितनी आपकी लेंथ है 5 फुट 6 फुट जितना भी है उसके ऊपर भी आप कर सकते हैं, कोई कंपल्सरी नहीं है। तो चले फर्स्ट ट्रेनिंग हम स्टार्ट करते हैं, आ जाए। ओके, मैट सारी ले डाउन पोजीशन में एक्सरसाइज है। पोजीशन आपकी बन गई, ब्रीद इन, एब्डोमिनल डाउन, ब्रीद इन आपने करना है। फर्स्ट एक्सरसाइज 10 रैप्स, आर्म्स बैक, शॉर्ट ब्रीथ आपने लेने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now switch both legs straight, right hand, left leg. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. स्विच करना आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 2 एक्सरसाइजेस, ब्रेक नहीं लेनी। यस, अब पेट बढ़ गया, इसको कम तो करना है। नाउ 90 डिग्री लेग बेंड करना आपने। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अभी नहीं, एक प्लान अभी बाकी है। नाउ लेग स्ट्रेट, ये प्रॉपर एक सर्किट ट्रेनिंग है, प्रोफेशनल लेवल, इफेक्टिव। स्ट्रेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हाँ, मुझे लग रहा है कि मेरा भी एब्डोमिनल और कम हो गए। तो ये बहुत इफेक्टिव वर्कआउट है। 4 एक्सरसाइजेज आपने करनी है एक सर्किट के साथ। नहीं, अभी बाकी है। आपने स्विच करना है फेस डाउन प्लैंक पे। 4 एक्सरसाइजेस आपने 4 डिफरेंट एंगल से आपने कर ली है, 10 to 15 रैप्स में। देन आपने स्विच करना है प्लैंक पे। प्लैंक समझ ले के ट्रेनिंग का सेंटर पॉइंट है। आपने 15 सेकेंड कोर टाइट ब्रीद इन होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 4 3 2 1. Yes, now 1 set done. 3 सेट्स आपने इस तरह करने। ये वेरी इफेक्टिव एक्सरसाइज है, लेकिन उसमें शर्त ये है कि आपने अपनी डाइट का भी ख्याल रखना है, तब जाके ये बहुत ज़्यादा आपको विद इन 1 वीक चेंज फील होगा। इसको आपने करना है ट्वाइस अ वीक, आपने इसको करना है सर्किट ट्रेनिंग को, एब्डोमिनल सर्किट ट्रेनिंग को। मुझे फीडबैक। थैंक यू सो मच रहमान, आपने हमें बताया कि घर रह के किस तरह से आसानी से एक्सरसाइज कर सकते हैं, और जो फैट बर्न करने का तरीका है वो ये है जी, आप अच्छे तरीके से इसको फॉलो करें और हमें अपना फीडबैक दें। अच्छा जी, एक्सरसाइज तंदुरुस्ती की बात हो रही है, कैसे की जा सकती है, घर में कौन सी होती है। हम अक्सर सोशल मीडिया पे ऐसे टोटके भी ढूंढते रहते हैं कि हमारी हेल्थ टिप्स हमें ऐसी कुछ मिल जाए, पता चल जाए, हम अपनी सेहत का ख्याल रख सकें। तो आज के हमारे जो टोटके हैं वो भी हेल्थ से रिलेटेड हैं। इरम आपा की तरफ चलेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम, इरम नईम आपके सामने एक बार फिर। आज हम बात करेंगे सेहत के आलमी दिन पे, जो कि आज मनाया जा रहा है। इत्तेफाक से ये दिन रमज़ान के महीने में आया, और रमज़ान हमारी सेहत का ज़ामन, ये हमारे सारे साल की ज़ुकात होती है रमज़ान का महीना। हम लोग रमज़ान के महीने में अगर अपना ख्याल करेंगे, रोज़ों को एहतियात से रखेंगे और रोज़े के साथ हम इंसाफ करेंगे, तो हम पूरा साल अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं।
तो हम आज के दिन वादा करें कि हमने अच्छे से रोज़े अपने रवायती अंदाज में रखने हैं, अपने रवायती खाने खाने हैं, ना कि हमने दूसरी कौमों की नकल करके उनकी तरह के खाने खाएंगे तो हम नुकसान में रहेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है, आप दीन नबवी पे रहते हुए सुन्नत नबवी के हिसाब से कम खाना, इत्तेदाल के साथ और आराम आराम से खाना खाएं और इससे अपनी सेहत का और अपना ख्याल रखें और सेहत के आलमी दिन को पुरजोश तरीके से मनाएं। इसके साथ ही रमने इनको इजाज़त दें। थैंक यू सो मच सिरम आपा, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने हेल्थ वाला अपना सेगमेंट फाइंड अप करना है, आपको बता दिया कि आप अच्छी ज़िंदगी, सेहत वाली ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं। अब आपकी बचत कैसे होगी, महंगाई इतनी ज़्यादा है, सोचते आप रहते हैं ऐसी जगह पे शॉपिंग करने के लिए जाएं जहाँ पैसे कम लगें। तो अगला सेगमेंट शामिल करते हैं बचत बाजार। सबसे पहले प्रमोशन पर अगर आपने चीज़ें लेनी है, कारफोर आप जाइए और यहाँ पर प्रमोशन पर क्या चीज़ें अवेलेबल है। नेस्ले मिल्क पैक है, रिटेल प्राइस 2190 रुपये है, प्रमोशन पर 1919 और 271 रुपये आपके बचेंगे। नगेट्स अगर आपने खरीदने हैं सबरोसो के, रिटेल प्राइस है 720, प्रमोशन पर 449 में मिलेगा, 271 रुपये आप बचा सकते हैं। कर्शिजा में शीरी और प्राइस है इसकी 290, 245 में मिलेगा, 45 रुपीज़ आपके बचेंगे। और अगर आपने डालडा का कुकिंग ऑयल खरीदना है, रिटेल प्राइस है 2319, प्रमोशन पर 2472 पर मिलेगा और 153 आप बचा सकेंगे। अच्छा जी, अगर आपने शॉपिंग करनी है तो कहाँ कहाँ सेल्स लगनी है। पहला ब्रांड है जी चैनमन पे, अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर फ्लैट 50% ऑफ। उसके बाद जी क्रॉस कल्चर है, फ्लैट 50% ऑफ। सेल्स हमने आपको बता दी हैं, कहाँ कहाँ जाके आप शॉपिंग करके पैसे बचा सकते हैं। अब अगला सेगमेंट मान रहा है। करेंसी रेट्स क्या हैं आपको दिखाते हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी सेम टाइम पर, नए मेहमान और नए टॉपिक के साथ, और उम्मीद है नई खबरों के साथ भी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।